तो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाजिर हूँ एक नई कहानी, एक नया किस्सा लेके। आज से हम लोग एक नई सीरीज़, नई सेगमेंट शुरू करेंगे, जिसका नाम मैंने भाइयों के भाई रखा है। अंडरवर्ल्ड में बहुत से लोग ऐसे हुए हैं जिनका उनके साथ के पार्टनर थे। एक भाई बड़ा बदमाश बन गया, दूसरा उसके साथ रहा। या एक भाई की डेथ हो गई तो दूसरे ने अंडरवर्ल्ड ज्वाइन कर लिया। या एक भाई के मरने के बाद दूसरे भाई ने उसका बदला लेने के लिए क्या क्या किया। ऐसे बहुत से किस्से मुंबई के अंडरवर्ल्ड में हैं। और कई बार दो भाइयों का साथ जो था वो बहुत एक किलर मशीन की तरह अंडरवर्ल्ड में चला। उसमें बहुत सारी एग्जाम्पल्स हैं, जैसे दाऊद और उसके भाई, पहले शाबिर और दाऊद, शाबिर के मरने के बाद दाऊद और अनीस, उसके बाद करीम लाला और उनका भाई रहीम खान, उसी तरह आलमजेब और उसका भाई शहजादा, उसी तरह अमीर ज़ादा और उसका भाई, उसका नाम भी शहजाद, और उसी तरह कालिया, आरिफ कालिया और सादिक कालिया, दो भाई बहुत ख़तरनाक काम किए उन्होंने। बहुत से अमर नायक, अश्विन नायक, उसी तरह जो फिरोज़ कोंकणी और उसके भाई, मतलब ऐसे बहुत सारी एग्जाम्पल्स हैं। काशी पाशी दो भाई, फिर जो दादर वाले दो भाई थे वो लाजपाल जी और वालजी पाल जी। तो ऐसे बहुत सारे भाइयों के किस्से हैं जो बहुत इंटरेस्टिंग हैं। आज हम शुरू करेंगे दाऊद और साबिर के किस्से से। ये दोनों भाइयों का बहुत ज़्यादा आपस में बनती थी। साबिर बड़ा था, दाऊद छोटा था। और क्योंकि इनके जो पिताजी थे वो, फादर इनके, वो पुलिस में थे, तो काफ़ी इनको संरक्षण पुलिस का मिल जाता था। छोटे मोटे झगड़े करने तो लोकल पुलिस इनको वार्निंग दे के छोड़ देती थी। और जब थोड़े कामयाब हुए तो वही पुलिस के ऑफिसर्स ने इनका इस्तेमाल किया पठान गैंग को टक्कर देने के लिए। क्योंकि पठान गैंग उस समय में सबसे ज़्यादा मजबूत गैंग था। एक हिसाब से करीम लाला की हुकूमत चल रही थी, उसके साथ उनका भले अपना कोई नज़दीकी रिश्तेदार उनके गैंग में नहीं था, लेकिन उनके जो दोस्त थे, पठान दोस्त, उनके बेटे काफ़ी एक्टिव थे पठान गैंग के। उसके पहले एक जो अयूब लाला था, एक इसी किस्म के और लोग थे, सैयद बाटला था। ये लोग पहले से काम कर रहे थे बड़ी उम्र के, लेकिन यंग जनरेशन आई जब, अमीरज़ादा और आलमज़ेब, बहुत से लोग इनको भाई समझ लेते हैं, लेकिन इनका कोई भाइयों वाला रिश्ता नहीं था। ये दो अलग अलग फैमिलीज़ के बच्चे थे, अलग भाई थे उनके। तो ये लोग करीम लाला गैंग में एक्टिव थे बहुत। जो समद खान की एंट्री होती है करीम लाला के भतीजे की, वो बहुत बाद में होती है। जो दाऊद और पठान गैंग के झगड़े, दाऊद भाइयों के और पठान गैंग के, वो तकरीबन 77 में शुरू हो गए थे। आपस में मारा मारी, लड़ाई झगड़ा। उसी दौर में एक पत्रकार का मर्डर भी हुआ, इकबाल नाटिक का, जिसको लेके दोनों गैंगस्टर में और झगड़े हुए। इनके झगड़े मिटाने के लिए बड़ी बड़ी मीटिंग्स भी हुई, जिनमें हाजी मस्तान, करीम लाला, दाऊद का बाप और ये लोग सब इकट्ठे बैठ के फैसला किया करते थे कि आगे से बच्चों के झगड़ों को कैसे ख़त्म करवाना है। लेकिन वो झगड़े बढ़ते गए और उसका झगड़ों का एक जो नतीजा था वो ये हुआ कि पठान गैंग को जब लगा कि अगर दाऊद भाइयों का जो रुतबा बढ़ता जा रहा है, जो इनका एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस बढ़ता जा रहा है, उसी ज़माने में दाऊद और इसके भाइयों ने स्मगलिंग का काम भी शुरू कर दिया था। पैसा भी आने लग गया था, गैंग बड़ा भी हो रहा था और पुलिस की नज़रों में भी थे। और साथ में इनको जो खालिद पहलवान था, एक ज़माने में बाशु दादा का राइट हैंड मैन गिना जाता था, उसका साथ मिलने से दाऊद गैंग काफ़ी मजबूत होता जा रहा था। उसी समय पठान गैंग के यंग लड़कों ने, जिनमें अमीरज़ादा और आलमज़ेब,
जिनकी अच्छी दोस्ती थी, और उनके साथ उनके भाई लोग और गैंग के दूसरे मेंबर्स जिनका खून का कोई रिश्ता इनके साथ नहीं था। इन लोगों ने मिल के ये अपना जो दुश्मनियाँ पैदा हुई उसका बदला लेने के लिए इन लोगों ने प्लान की, पठान गैंग ने शाबिर को मारने का। उनको ये लगता था कि अगर दाऊद गैंग में से बड़ा भाई को हम मार देते हैं तो दूसरे जो छोटे भाई हैं वो अपने आप डर के रहने लगेंगे, या तो एरिया छोड़ के चले जाएंगे, या अगर रिटेलिएट करेंगे उनको हम कभी भी टैकल कर सकते हैं। तो उस चक्कर में उन लोगों ने शाबिर को मारने की जो बहुत बड़ी एक कॉन्स्पिरेसी बनाई। आपको शायद हैरानी होगी सुन के, आप फिल्मों में देखते हैं कि एक गैंगस्टर दूसरे गैंगस्टर को मारने जाता है, कहीं एक उसको बैठा दिखाई देता है, ढाँ 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 गोलियाँ मारी और आदमी को मार दिया, या गली में चलते हुए पहचान लिया ये जा रहा, गोलियाँ मारी मार दिया। असल ज़िंदगी में ऐसे नहीं होता है। साबिर को मारने की प्लानिंग में मुझे जो मेरे सोर्सेज ने बताया तकरीबन 4.5 महीने का समय लगा था। अब साबिर को भाइयों के सामने आप मार नहीं सकते। दाऊद भाई 5-6 भाई थे और साथ में इनके गैंग के और लोग साथ रहते थे। उसमें जाके घुस के उनके घर पे जाके मारना और मुश्किल था, सबके साथ घूमते रहते मारना उससे भी ज़्यादा मुश्किल था। तो वो इस किस्म के मौके की ताक में थे कि उनको कभी कहीं साबिर अकेला नज़र आना चाहिए, उसके लिए उनको इंतज़ार करनी पड़ी उस मौके की जो फाइनली उनके हाथ लगा। अब साबिर अकेला कहाँ मिलेगा उनको, कहीं बार में, पब में, जुआ खाने में, कहीं भी और जाने में अकेला जाता नहीं था। तो इन लोगों ने जब निगाह रखी उसके ऊपर तो मालूम पड़ा कि मुंबई में एक ओपेरा हाउस में एरिया में कांग्रेस हाउस है। कांग्रेस हाउस उसको इसलिए कहते हैं कि वहाँ पे पुराने ज़माने से कांग्रेस पार्टी का ऑफिस हुआ करता था जिसका नाम था कांग्रेस हाउस। उस बिल्डिंग के बिल्कुल अपोजिट एक पुरानी बिल्डिंगों का क्लस्टर है, 4-5 बिल्डिंग है उसमें, एक कंपाउंड है, अंदर बहुत बड़ा गेट लगा हुआ है जो बंद रहता है हमेशा। उसमें बहुत सारी डांस गर्ल्स रहती हैं। मुंबई में डांसिंग गर्ल्स का सबसे बड़ा अड्डा वो इमारत है जिसको वो कांग्रेस हाउस के नाम पे उसका नाम भी कांग्रेस हाउस रख दिया गया। उसकी पूरी जो सुरक्षा की जिम्मेदारी थी वो एक शेट्टी, दिलीप शेट्टी था, उसके ऊपर थी। वो अपने ज़माने का बदमाश भी था और वो गेट पे और उन औरतों का, लेडीज़ का वो उनकी प्रोटेक्शन किया करता था। और वो उनका असूल थे कांग्रेस हाउस की लड़कियों के। वो रात को जाती थी तो उनको 2 बजे के पहले पहले वापस आना पड़ता था। जो लड़की 2 बजे तक वापस नहीं आई उसके लिए दरवाजे बंद रहते थे, और सुबह 6 बजे जब दरवाजे दोबारा खुलते थे तो उनको अंदर एंट्री मिलती थी। तो उनके भी अपने असूल थे, अपने कानून थे। तो ये वहाँ की एक लड़की के साथ पठान गैंग को मालूम पड़ा कि शाबिर के रिलेशन हैं। उन लोगों ने एक अपनी लड़की को तैयार किया जो उसी कोठे पे रहती थी। उस लड़की को पूरा ट्रेनिंग दे के ये सिखाया गया कि तुम उस लड़की से दोस्ती करो जिस लड़की का साबिर के साथ रिश्ता है। मुझे नाम मालूम है दोनों के, लेकिन मैं नाम लूँगा नहीं क्योंकि उस नाम लेने से हमारी स्टोरी से या हमारी कहानी से उसका कोई मकसद नहीं है, मतलब नहीं है। तो पठान गैंग ने जो लड़की तैयार की उसने 2 महीने में वो पूरा रूटीन स्टडी किया कि ये लड़की यहाँ से निकल के साबिर के साथ किन किन दिनों में जाती है, जब कब जाती है, कितने बजे जाती है और कितने बजे आएगी। वापस आने का समय तो सबको मालूम था कि 2 बजे के पहले उसको आना पड़ेगा। अगर 2 बजे तक नहीं आती तो फिर उसको सुबह 6 बजे के बाद आना पड़ेगा। वो इस किस्म के टाइमिंग उनके थे। तो आप देखिए कि एक आदमी को मारने की प्लानिंग में दोनों जो गुट हैं, जो दोनों जो दुश्मन गैंग्स हैं, वो एक वो जो डांसिंग गर्ल्स का जो कोठा है जिसको आप मुजरा नहीं कह सकते, आप दूसरी किस्म जो बार डांसर्स हैं उस किस्म के डांस जो हैं
मुजरा तो बहुत क्लासिकल किस्म का, उसके दूसरे अड्डे थे मुजरा डांस के। तो ये लड़कियां जो बार्ज में डांस करने जाती थी, वो ज़्यादातर लड़कियां सब कांग्रेस हाउस से जाती थी। तो उन लड़की ने जो साबिर की जो गर्लफ्रेंड थी, उसके साथ इतने गहरे रिलेशन बना लिए कि साबिर की गर्लफ्रेंड उसको हर बात बताने लगी कि हम जब जाते हैं तो कहाँ जाते हैं, कहाँ बैठ के हम जूस पीते हैं, कहाँ बैठ के चाय पीते हैं, घूमने जाते हैं रात को तो कहाँ जाते हैं। ये सब अंदर की खबर एक लड़की ने दूसरी लड़की से निकाली और पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन पठान गैंग के जो उस समय के जो एक्टिव मेंबर्स थे, अमीरज़ादा और आलमज़ेब, पूरी जो इन्फॉर्मेशन थी उसकी पूरी खबर छोटी से छोटी बारीकियों तक वो पठान गैंग तक पहुंचाती रही और उसके लिए उसको अच्छे खासे पैसे भी दिए गए। और वो पूरा रूटीन स्टडी करने के बाद इनको एक ख़ास दिन मालूम पड़े कि किन खास दिनों पे जो साबिर है वो लड़की को पिकअप करने आता है। तो वो एक ख़ास दिन उन्होंने वो नामज़द किया, उसको उस दिन को आइडेंटिफाई किया और पठान गैंग के 8-10 लड़के तैयार होते हैं हथियारों के साथ कि जहाँ भी अब मौका मिलेगा इस शख्स का पीछा करते हुए इसको ख़त्म करेंगे। और उसके साथ साथ उनको एक ये भी डर था कि कहीं हमारी पहचान में जब कुछ अगर कहीं कोई गड़बड़ होती है, वो अलर्ट होता है, तो हमारे साथ 2-3 लड़के ऐसे होने चाहिए जो हमारे ग्रुप के नहीं हैं। अब यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग मोड़ आता है। वो जो नए लड़के ग्रुप में रखे जाते हैं, जिनकी पहचान साबिर ना कर सके, उनमें सबसे बड़ा नाम था मानिया सुरवे का। मानिया सुरवे जिसका मुंबई के पुलिस एनकाउंटर हिस्ट्री में सबसे पहला एनकाउंटर हुआ था। सबसे पहला एनकाउंटर मानिया सुरवे का हुआ 1981 में। साबिर के मर्डर के बाद 1981 में उसका एनकाउंटर किया जाता है। वो अपने आप में इंटरेस्टिंग कहानी है, आने वाले दिनों में वो भी मैं आपको सुनाऊंगा। मानिया सुरवे और उसका भाई भार्गव सुरवे के वजह से कैसे दोनों भाइयों की वो अंडरवर्ल्ड में पैंठ पड़ी। तो मानिया सुरवे को पहले से बात करके रखी गई थी कि एक काम करना है। मानिया सुरवे तभी अकेला ऑपरेट करता था, उसका अपना गैंग था और वो उसके पास उस ज़माने में सबसे जो मॉडर्न पिस्टल हुआ करती थी, स्टार पिस्टल, वो अपने पास रखता था। और ये भी कहते हैं कि 2-2 हथियार रखता था। ग्लॉक का भी जिक्र किया लेकिन उसके पास से मिली नहीं। तो उसके पास वो जो सोफिस्टिकेटेड वेपन थी वो, और मानिया सुरवे की दिलेरी, और बहुत गठे हुए शरीर का एक तगड़ा इंसान था और फिज़िकल फिटनेस फरीक था और बहुत फुर्तीला था। और जो इन्होंने तो रैकी करके रखी थी उसमें उनको मालूम था कि इनका लास्ट कोई स्टॉप जो है वो जो रूट है वो प्रभा देवी जो मेन मंदिर है वहाँ पे सिद्धि विनायक टेम्पल, उसके पास से निकल के वापस घर आते हैं उसको ओपेरा हाउस छोड़ने के बाद। तो उस वो जो एरिया था वो मानिया सुरवे का एरिया था। उसकी एक एक गली, एक एक मोड़, अगर रात को आपको कार का पीछा भी करना है तो आपको रास्ते मालूम होने चाहिए, कौन सा डेड एंड है, कौन सा वन वे स्ट्रीट है, कौन सी फ्री स्ट्रीट है। तो उसके लिए लॉजिस्टिकली जब उस इलाके में कुछ एक्शन करना है तो मानिया सुरवे की मदद चाहिए थी। और मानिया सुरवे जो था वो किसी गैंग के साथ अटैच नहीं था। उसको उसकी कीमत मांगी गई कि आपको कितना पैसा चाहिए, ये काम आपको करना है। मानिया सुरवे उन दिनों में पैसे की तंगी से गुजर रहा था। एक बड़ा अमाउंट उसको मिलना सामने आया तो उसने ये काम लेने में हाँ भर दिया। तो मानिया सुरवे को साथ में लिया गया, 2 गाड़ियों की अरेंज किया गया और जैसे ही साबिर अपनी फिएट गाड़ी में कांग्रेस हाउस से उस लड़की को बिठा के गाड़ी में अपने साथ वहाँ से तफरीह के लिए निकलता है रात को लेट नाइट, तो उसका पीछा किया जाता है। और पीछा इतने तरीके से किया जाता है कि साबिर को बिल्कुल शक नहीं हुआ
कि मेरे पीछे 2 गाड़ियाँ लगी हुई हैं और उसमें मुझे मारने वाले लोग बैठे हैं। तो आप देखिए कि ओपेरा हाउस से जो लोग बॉम्बे की टोपोग्राफी जानते हैं, वहाँ से माहिम तक बहुत लंबा एरिया है। वहाँ से निकल के हाजी अली दरगाह के पास एक जूस सेंटर है, हाजी अली जूस सेंटर। वहाँ पे लोगों ने जूस पिया, लेकिन वहाँ पे भीड़ बहुत थी, इसलिए वहाँ पे उनको गोली चलाने का मौका नहीं मिला। वहाँ से कार का पीछा करते करते वो बैंड्रा एरिया तक जाते हैं। बैंड्रा से वो गाड़ी वापस घूम के फिर शहर की तरफ आती है, जो एमजे रोड जिसको कहते हैं। वहाँ से आके सिद्धिविनायक टेम्पल के पहले जब आप भादरा की तरफ से आते हैं तो राइट साइड में अंदर जाके छोटी सी गली में एक पेट्रोल पंप है। वो ज़माना था जब कुछ पेट्रोल पंप रात को बंद हो जाते थे जल्दी और कुछ खुले रहते थे। तो वो जो एक पेट्रोल पंप खुला रहता था वो मेन रोड से थोड़ा हटके था। उस पंप पे जाके एक गाड़ी में जैसे ही पेट्रोल डालने के लिए रोकते हैं, ये साबिर गाड़ी चला रहा होता है, लड़की साथ में बैठी होती है और वहाँ पे ये अपनी गाड़ियाँ रोक के साबिर को गाड़ी में बैठे गोलियाँ मारते हैं अंधाधुंध। उसको मार के लड़की को कुछ नहीं कहते, लड़की को बाहर निकाल के बिठा देते हैं और वहाँ से साबिर को मार के मारिया सुरवे अपने घर चला जाता है। उसका कॉन्ट्रैक्ट इतना ही था कि उसने साबिर को मारना था। उसके बाद जो बाकी हथियार थे लोगों के पास, आलमगीर अमीरजादा और साथियों के पास, ये अपनी दोनों गाड़ियाँ लेके पाक मोडिया स्ट्रीट पे दाऊद के घर पे जाते हैं आधी रात को और वहाँ पे जाके अंधाधुंध गोलियाँ चलाते हैं दाऊद के घर के ऊपर। और उनके लिए उनको ये पता नहीं था कि यहाँ इनके पास भी हथियार है। जब इनिशियल राउंड चलते हैं, दाड़ गोलियाँ चलती हैं आधी रात को, पूरा मोहल्ला उठ जाता है, जाग जाता है, लोगों की लाइट्स चल पड़ती हैं। तो इनके घर से मुसाफिर खाना से गोलियाँ चलती हैं बड़ा वापसी की, और वो गोलियाँ चलाने वाला और कोई नहीं खालिद पहलवान था, जिसको हम लोग दाऊद का मेंटर होने के तरफ से भी जानते हैं। खालिद पहलवान ने उसके बाद भी दाऊद की जान 2 बार बचाई, लेकिन जो पहला मौका था जब उसने जवाबी फायरिंग करके पठान गैंग को वहाँ से भागने के लिए मजबूर किया। दूसरा कारण ये भी था कि बहुत से लोग जाग गए थे, दाऊद का एरिया था, उनके काफ़ी रिश्तेदार क्रूज लोग वहाँ रहते थे, तो भीड़ ज़्यादा इकट्ठे होने लगी थी। उसको लेके ये लोग गाड़ियाँ लेके वहाँ से वापस भागे, लेकिन दाऊद के गैंग ने भी इतनी गोलियाँ चलाई कि वो गाड़ियों के जो कांच थे पीछे के वो टूट गए थे। खैर ये वहाँ से भागते हैं और उसके बाद जो दुश्मनी शुरू होती है पठान गैंग की और दाऊद की गैंग की, वो अपने आप में बहुत बड़ी कहानी है। बहुत से किस्से मैं भी सुना चुका हूँ, बहुत से किस्से आपने कहीं और भी सुने होंगे। तो वो एक एक करके अब आगे भाइयों की कहानी का ये किस्सा जारी रखेंगे। भाइयों के भाई अपने भाई साबिर के कत्ल का बदला लेने के लिए दाऊद इब्राहिम ने अमीरजादा औरंगज़ेब को कैसे ख़त्म करवाया और उन लोगों ने दाऊद के ख़िलाफ़ क्या काम लिया, ये किस्सा आने वाले दिनों में सुनाएंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी। तब तक के लिए आप सबका शुक्रिया, धन्यवाद।